Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I'm going to start chapter first, that is matter in our surroundings of class 9th from NCERT Science. आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स में हम मैटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. क्या कहा जा रहा है कि हम अपने चारों साइड जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जो भी हमें दिखाई देती हैं चीज़ें, वो सब क्या होती है, उनका कुछ शेप होता है, कुछ साइज होता है, कुछ टेक्सचर होता है. और उन सारी चीज़ों को, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलके बनी हुई हैं. इसलिए साइंटिस्ट ने उन सारी चीज़ों को एक कॉमन नेम दिया है. चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई सॉलिड चीज़ हो, चाहे वो गैस हो, सबको एक कॉमन नेम दिया है. क्या? मैटर. जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसका कोई भी शेप हो, साइज़ हो, टेक्सचर हो, सबको क्या नाम दिया? एक कॉमन नेम, मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, planets and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. क्या कहा जा रहा है कि जो हम सांस लेते हैं, जैसे अभी मैंने कहा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो जो हम सांस लेते हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं, जो पत्थर, पहाड़, बादल, झरने, जो पानी की एक छोटी सी बूंद होती है, जो रेत का एक छोटा सा कण होता है, हर एक चीज़ क्या है? मैटर है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. जितनी भी चीज़ें यहाँ पे जिनके बारे में बताया गया है, हम जब उनको देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उनका अपना एक कोई वेट होता है, कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, और वो कुछ जगह है घेरती हैं. वो जहाँ पे भी होती हैं वहाँ की कुछ जगह कवर करती हैं. इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. इसी को ये जो स्पेस कवर करती हैं और मास होती हैं, साइंस की टर्म में इनको क्या कहा जाता है? दे हैव मास एंड वॉल्यूम. सारी जितने भी मैटर्स हैं उसका कुछ मास है और वॉल्यूम है. Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. पहले के समय में भी जो लोग थे, वो उनके चारों साइड जो चीज़ें थी उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे कि वो क्या है, किस चीज़ से बनी है. तो उनको क्या पता चला? अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. जैसे हम सुनते भी हैं कि, और पहले के जो फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने ये जो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे मैटर हैं, इन सबको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनको क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं. जिनमें क्या है? हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी. इन 5 तत्वों से मिलके उन्होंने, इन जो पुराने इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो मैटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है. हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी. उनके अकॉर्डिंग जो जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं वो इन्हीं सब में से किसी से मिलके बने हुए हैं. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. As I said, मैंने कहा कि जितनी भी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो पहले के फिलोसफर्स थे उनके अकॉर्डिंग ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी इन पंच तत्वों से मिलके बनी हैं. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. और जो पुराने ग्रीक फिलोसफर्स थे उनकी भी सोच क्या थी? यही थी कि जितने मैटर्स थे वो इन पंच तत्व से मिलके बने हैं.
Modern day scientists have evolved two types of classifications of matter based on their physical property and chemical nature. लेकिन आज के जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इन मैटर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक क्या है, फिजिकल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम अपनी आंखों से देख के पहचान सकते हैं कि वो कैसी हैं, मतलब वो सामने दिखाई देती हैं। और केमिकल नेचर क्या होता है कि किसी के अंदर की इंटरनल चेंजेस क्या हैं, जैसे कंबशन हो गया, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो इंटरनल चेंजेस हैं। तो आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम मैटर्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्या क्या कैसे क्लासिफिकेशन किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रहा है कि मैटर किस चीज़ से बना है? पार्टिकल्स से मिलके बना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। काफ़ी लंबे समय तक दो स्कूल थे जो मैटर के बारे में अपनी सोच को बताते थे। क्या बताते थे? वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. एक स्कूल क्या कहता था, उसकी क्या सोच थी कि जो मैटर है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, मीन्स लंबा सा है जो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, और ब्लॉक की तरह है, मीन्स इस तरीके से ब्लॉक टाइप का है। और दूसरा स्कूल क्या कहता था कि नहीं, मैटर क्या है? पार्टिकल्स, छोटे, जैसे रेत के पार्टिकल्स होते हैं वैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? अब हम एक एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे कि कौन सा स्कूल है जिसका थॉट सही था, मैटर कंटिन्यूअस है या particulate मीन्स पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। Let's see the activity. क्या करना है? टेक 100 ml beaker, fill half of beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt or sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. क्या करना है? हमें एक 100 ml का बीकर लेना है जिसमें कुछ पानी लेना है, हाफ पानी भर लेना है, और उसका जो लेवल है वो मार्क करना है। जैसे यहाँ फिगर में दिया है, बीकर में पानी लेना है, उसका लेवल मार्क कर देना है कि हमें पता रहे कि कितना पानी भरा है। फिर उसमें थोड़ा सा चीनी या नमक डाल के उसको अच्छे से ग्लास रॉड से की हेल्प से मिला देना है कि ताकि पूरी तरीके से नमक या चीनी जो भी हम ले रहे हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। और फिर क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या पानी के लेवल में, बीकर में हमने पानी जो था उसका लेवल मार्क कर लिया था, कि क्या पानी के लेवल में चीनी या नमक घोलने के बाद कोई चेंज आ रहा है। क्या यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिया है? व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? पहली बात कि वो पानी क्या होगा, पानी में जो नमक है वो घुल जाएगा। वेयर डज इट डिसअपियर? सॉल्ट गया कहाँ? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर का लेवल, जैसे मैंने अभी कहा, क्या हमें ये भी देखना है कि क्या लेवल पानी का चेंज हुआ, क्या वो कुछ बढ़ा। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particle. इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए कौन सा थॉट सही था कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है? क्यों? क्योंकि जब भी हम पानी में नमक को मिलाते हैं, तो उसको मिलाने के बाद वो क्या होता है, नमक पूरी तरीके से गायब हो जाता है और पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आता है।
जितना पहले पानी सिर्फ बिना नमक के था उतना ही रहता है, और उस नमक घोलने के बाद भी उसका लेवल सेम रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। मीन्स जो वाटर है, वाटर भी पार्टिकल्स से मिलके बना है, सॉल्ट भी क्या है, पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो जब वो इसमें डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है उसके बीच में जाके जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे कि वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आ पाता है। जितनी स्पेस वाटर पार्टिकल्स के बीच में होती है उतने में ही सॉल्ट पार्टिकल फिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से वाटर लेवल में चेंज नहीं आता है। What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water. This is illustrated in figure. ये फिगर के बारे में बता रहा है। तो हमें क्या पता चला इस एक्टिविटी से कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें एक नेचर पता चल गया कि मैटर पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। अब इन मैटर्स की जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, वो कितने छोटे हैं, ये भी हम एक एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे। क्या करना है? टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, इसके 2-3 क्रिस्टल लेने हैं और हमें वाटर में 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है। फिर क्या करना है? टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। जो हमने 100 ml का वाटर लिया है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, उसमें से अप्रॉक्स 10 ml हमें निकाल लेना है और फिर से उसे एक क्लियर बीकर में पानी लेना है, और कितना पानी लेना है? 90 ml पानी लेना है और उसमें डिज़ोल्व करना है। मीन्स 90 ml ऑफ वाटर में हमें 10 ml वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट का जो मिक्सचर है उसको डिज़ोल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? टेक आउट 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर से जो सेकेंड हमारा सॉल्यूशन बना है उसमें से 10 ml लेना है और 90 ml क्लियर वाटर में मिक्स करना है। और ऐसे ही हमें क्या करना है? 7 से 8 बार करना है। बार बार जो मिक्सचर है उसको निकालना है और उसको क्लियर वाटर में डिज़ोल्व करना है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या हमें अभी भी पानी कलर्ड दिख रहा है? जैसे मैंने कहा पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, तो जब हम क्लियर वाटर में फर्स्ट टाइम उसको डिज़ोल्व करते हैं तो हमारा पानी क्या हो जाता है? पिंक कलर का होता है। फिर उसमें से हम 10 ml निकाल के नए नए पानी में उसको मिक्स करते जाते हैं। तो लास्ट में जब हम 7 से 8 बार कर लेते हैं तो तब भी हमें क्या पानी अभी भी कलर्ड दिखाई दे रहा है? देखते हैं। Estimating how small are particles of matter. With every dilution, though the color becomes light, it is still visible. क्या दे रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स के कण चाहे जितने छोटे हों लेकिन उनका इफ़ेक्ट रहता है, बहुत छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम पानी को वो जो मिक्सचर है उसको नए पानी में डालते हैं तो कलर भले ही हल्का होता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कलर पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाए, ख़त्म हो जाए। एक हमें ट्रांसपेरेंट वाटर मिल जाए, उसमें हमें कलर दिखाई देता है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। इस एक्सपेरिमेंट से क्या बदला है? हमने तो 2-3 क्रिस्टल लिए तो पोटेशियम का परमैंगनेट के, जिसका अमाउंट क्या था? बहुत कम था, बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया था, लेकिन उससे क्या हो रहा है? 1000 लीटर तक का जो वाटर है उसके कलर में चेंज आ जा रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट के कलर की वजह से जो वाटर है वो भी कलर्ड हो जा रहा है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. जिससे क्या हमें पता चल रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है वो जाने कितने
अनगिनत असंख्य मिलियन अरब खरब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जो कि अपने आप को और छोटे 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 पार्टिकल्स में आगे डिवाइड करता जा रहा है. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. सबके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, तो अगर आप घर में ही एक्टिविटी करना चाहते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डिटॉल को पानी के अंदर घोल के देख सकते हैं और बार बार उसको चेंज करके, जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट किया, उसको डिटॉल के साथ करके देख सकते हैं. और लास्ट में जो हमें वाटर मिलेगा उसमें भी क्या रहेगा, जो डिटॉल की स्मेल है वो रहेगी, चाहे उसको हम कितनी बार भी नए नए पानी में डिज़ोल्व करते जाएं. जिससे क्या पता चलता है कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में जानेंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, जगह होती है. In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने 1.1 एक्टिविटी और 1.2 में क्या देखा था कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट उसमें डिज़ोल्व किया था, चाहे वो नमक हो, चीनी हो, डिटॉल हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, सब क्या था, वो पानी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, डिज़ोल्व हो गया था. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. इसी तरीके से हम जब चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो क्या होता है, हम पानी के अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जो क्या होती है, उसी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं. मीन्स जो पानी या दूध होता है उनके बीच में जो, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो उसी में डिज़ोल्व हो जाता है. जिससे क्या पता चल रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इनफ स्पेस होती है, अच्छी खासी स्पेस होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. क्या दे रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उनमें कुछ मूवमेंट रहती है. इसको भी हम पहले एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल. Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. इसमें क्या करना है कि हमें पहले एक अगरबत्ती लेनी है जिसको जलाना नहीं है और अपने रूम के एक किनारे पे रख देना है, और तब देखना है कि हमें उसके कितने पास जाना पड़ रहा है कि ताकि उसकी स्मेल हमें मिल सके. और फिर क्या करना है, कुछ देर बाद उसे जला देना है, और जलाने के बाद हमें देखना है कि हम कितनी डिस्टेंस पे बैठते हैं और जहाँ पे हमें उसकी स्मेल आती है, और ऑब्जर्वेशन उसका रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रही है, टेक 2 glasses और beaker filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in the corner of the class. Record your observation. इसमें क्या करना है, हमें एक बीकर या ग्लास में पानी भर के लेना है, और एक नहीं, दो बीकर या ग्लास लेना है जिसमें पानी भरना है. एक ग्लास में हमें ग्लास के किनारे से धीरे से ब्लू या रेड इंक डालनी है उसमें एकदम, ताकि वो हिले नहीं. और दूसरे वाले में क्या डालना है, हमें हनी मीन्स शहद डालना है, वैसे ही एकदम किनारे से लगा के, और फिर उसको कुछ देर किनारे पे रख देना है और ऑब्जर्वेशन नोट करना है कि वो उसमें कितनी देर बाद मिक्स हुए और उसमें क्या चेंजेस आए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक. जब इंक ऐड की
तो उसके तुरंत बाद क्या चेंज आया उस ग्लास के पानी में। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, और जिस ग्लास में हनी ऐड किया था उसमें तुरंत हनी डालने के बाद क्या चेंज आया वो भी ऑब्जर्व करना है। देन हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब ये बताना है कि हम जब उसका ऑब्जर्वेशन ले रहे थे तो उस इंक को उस पानी में मिलने में कितना घंटा या कितना दिन लगा। तो क्या है, पानी वो तुरंत मिल जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। हमें 2 ग्लास लेना है, एक में गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है, या तो पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दोनों ग्लास में डालने हैं। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, उसको हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और क्रिस्टल्स को क्या करना है, पानी में जब डालेंगे, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी है, और वो क्रिस्टल क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे पानी की तली में, ग्लास की तली में। What do you observe just above the solid crystal in the glass? जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो जो उसके क्रिस्टल है उसके ऊपर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है। What happens as time passes? और समय जब बीत रहा है, समय बीतने के साथ साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं। What does this suggest about the particles of solid and liquid? इससे हमें इन एक्सपेरिमेंट से जो सॉलिड के क्रिस्टल है और लिक्विड के क्रिस्टल है उनके बारे में क्या डिफरेंस मिल रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। क्या पानी में जो क्रिस्टल मिक्स हो रहा है उस पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर का, मीन्स कम टेम्परेचर पे और ज़्यादा टेम्परेचर पे, क्या दोनों में कुछ चेंजेस हैं, अगर हैं तो क्यों और कैसे। Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy. अभी जो ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं एक्टिविटीज़ से, उनसे हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, हमेशा उनमें कुछ मूवमेंट रहता है। और वो मूवमेंट किस वजह से रहता है, काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी वजह से उनमें मूवमेंट रहता है। और एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, और जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे उनका मूवमेंट अलग रहेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पे और होगा, और उसको और गर्म करने पे उसका टेम्परेचर उसकी मूवमेंट और तेज बढ़ जाएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स के मूवमेंट और फास्ट हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. ये जो तीनों एक्टिविटी की है हमने, उसमें क्या होता है कि अगरबत्ती की जो महक होती है वो भी जलने के बाद वो अपने आप एयर में मिक्स हो जाती है। जो इंक होती है वो भी ईज़िली पानी में खुद से डिज़ोल्व हो जाती है, और जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं वो भी क्या होते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो उनमें क्या होता है, वो खुद से ही मिक्स हो जाते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा क्यों होता है, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था नमक में पानी जब मिलाया था कि वो उसी में मिल गया था। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, जैसे पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है। तो जो भी चीज़ उसमें मिक्स की जा रही है वो चीज़ जाके उनके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिससे इंटरमिक्सिंग होती है, उनका मिलना हो पाता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस तरीके की इंटरमिक्सिंग जो पार्टिकल्स में होती है, जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं
उनमें जो मिक्सिंग होती है और वो खुद से हो रही है, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। We also observe that on heating diffusion becomes faster. लास्ट जो हमने पानी गर्म करके एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें ये भी पता चल गया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूज़न का जो रेट है वो भी इंक्रीज होता है। वाई डज दिस हैपन? वो इसीलिए होता है, ये ऐसा क्यों होता है कि जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिफ्यूजन का रेट बढ़ता है? क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का तो उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, और मूवमेंट बढ़ जाता है तो उनके बीच की स्पेस भी बढ़ जाती है, जिससे डिफ्यूजन क्या होता है, और जल्दी होने लगता है। यहाँ जब स्पेस हो जाएगी तो जो अदर पार्टिकल्स हम मिक्स कर रहे हैं इसमें, वो इसमें ज़्यादा अच्छे से जगह पाएंगे और स्पेस पा जाएंगे तो ईजिली वो इसमें मिक्स होते जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब के इसमें क्या कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की। ये भी एक्टिविटी की हेल्प से देखते हैं। प्ले दिस गेम ऑन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। फील्ड पे ये गेम खेलना है और लोगों का एक चेन बनानी है। कैसे? द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स विद बिहू डांसर। पहले ग्रुप में लोगों को किस तरीके सेट करना है कि वो एकदम पीछे से एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के खड़े हों। नेक्स्ट, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। और दूसरे ग्रुप में क्या करना है कि ये एकदम जो बगल बगल से खड़े ऐसे नहीं, उनको बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा होना है और एक चेन बनानी है। थर्ड ग्रुप में क्या करना है? द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। और तीसरे ग्रुप में क्या करना है कि वो बस एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ के खड़े होंगे। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड and try to break the 3 human chain one by one into as many small groups as possible. अब क्या करना है, जो फोर्थ ग्रुप वाले लोग हैं उनको क्या करना है कि इन जो ये 3 ग्रुप जो बने हैं इनको जितने छोटे टुकड़ों में वो तोड़ सकते हैं उनको तोड़ना है, अलग करना है। Which group was the easiest to break and why? कौन सा ग्रुप ऐसा था जिसको तोड़ना इजी था और क्यों था? जो पास में होंगे उनको तोड़ना डिफिकल्ट होगा, जो दूर दूर होंगे उनको तोड़ना इजी होगा। If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? अगर ये जो हमने लोग लिए या स्टूडेंट्स लिए हैं, इनको अगर हम पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल कंसीडर कर लें तो कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स था, सबसे ज़्यादा फोर्स था और उनके ग्रुप को तोड़ना डिफ़िकल्ट था? तो 3 ग्रुप बने थे जिसमें पहले में सबने एक दूसरे को अच्छे से पकड़ रखा था, दूसरे में थोड़ा लाइटली, थोड़ा दूर दूर से पकड़ा था और तीसरे में सिर्फ उंगलियां पकड़ी थी। तो ये जनरली भी हम बता सकते हैं कि जो बहुत पास पास होंगे उनको तोड़ना डिफ़िकल्ट होगा। जो फर्स्ट वाला ग्रुप था उनके बीच में स्पेस कम थी और फोर्स ज़्यादा था। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक एन आयरन नेल, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. हमें एक आयरन नेल लेनी है, कील लेनी है, चौक का टुकड़ा लेना है और रबर बैंड लेना है और उनको तोड़ने की कोशिश करनी। कैसे? हैमर से, हथौड़े से मार के, काट के या खींच के। In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? और इन तीनों में जब हम तोड़ने की कोशिश करेंगे उसको तो देखना है कि किसको तोड़ने में हमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो आयरन नेल में लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। हमें वाटर टैप को ओपन करना है और पानी जब उसमें से गिरने लगेगा तो उंगली को उसमें बीच से ले जाके उस जो पानी की धार है उसको तोड़ने की कोशिश करनी है। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? क्या आप एबल है कि वो जो पानी की धार है उसको काट सके?
what could be the reason behind the stream of water remaining together? और अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उनके एक साथ रहने के धार को ना काट पाने का रीजन क्या है? लेट्स सी. The above three activities suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. इन तीनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. और जो फोर्स होता है वो अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप का होता है. जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में उससे कम होता है. नाउ थैंक यू एवरीवन. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. फर्दर वी विल डिस्कस इन next video. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video.